जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के लेक्चर में। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फास्ट ट्रैक ऑफ सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ फार्मूला है, जैसे F=1/t है। तो F क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसके बाद उसी तरह से जो फ्रीक्वेंसी होता है उसका उल्टा होता है टाइम पीरियड। द टोटल टाइम टेकन इन 1 रिवोल्यूशन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, सॉरी टाइम पीरियड। हाँ, ठीक है, मतलब क्या है कि एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसको 1 टाइम पीरियड कहते हैं, और 1 सेकेंड में जितना रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए F=m×ac। Fc क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स। AC क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो Fc क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स तो AC होता है v²/r। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए v=2πr/t। मतलब यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी को हम लोग F से भी लिखते हैं और न्यू से भी लिखते हैं। ठीक है, ये दोनों फ्रीक्वेंसी है। AC=v²/r, तो v की जगह पर ओमेगा रख देंगे और ओमेगा × r रख देंगे तो ओमेगा²r² हो जाएगा। फिर ओमेगा की जगह पर 2π/t रखेंगे तो ये हो जाएगा 4π²r/t²। ठीक है, तो उसी तरह से μ= हो जाएगा 2πrf हो जाएगा। tan θ = ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है v²/rg। ठीक है, और एक होता है v=√gm/r। इसके अलावा इधर होता है आपका जैसे दिस इज कॉल्ड थीटा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मजे की बात क्या है कि जैसे थीटा है, ओमेगा है, अल्फा, ये सब क्या है? इन सभी को बोलते हैं हम लोग एंगुलर वेरिएबल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? थीटा है, ओमेगा है, अल्फा, इसको क्या बोलते हैं? एंगुलर वेरिएबल्स। जैसे उधर होता था आपका एस होता था, यू होता था, वी होता था, ए होता था, वो सब होता था लीनियर वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर वेरिएबल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं थीटा की। तो थीटा इक्वल्स टू होता है S/r। एस क्या है? एस आपका आर्क है, मतलब जो थीटा होता है, थीटा इक्वल्स टू होता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस। ठीक है, उसके बाद होता है ओमेगा। ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड विच इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ बाई आर रेडियस। एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू dθ/dt। ठीक है, एंड दिस इक्वल्स टू v/r। आफ्टर दैट, ठीक है, आफ्टर दैट अल्फा इक्वल्स टू dω/dt एंड दिस इक्वल्स टू at/r। तो at मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड ar मतलब रेडियल एक्सीलरेशन। तो रेडियल एक्सीलरेशन का दो फार्मूला होता है, v²/r होता है और आपका ये भी होता है ω²r भी होता है। और जो नेट एक्सीलरेशन होता है टेंडेंशियल प्लस रेडियल का, ये स्क्वायर रूट मतलब ए नेट, ये जो ए है ये एक्चुअल में क्या है? ये एक्चुअल में ए नेट है। ठीक है, तो ए नेट जो होता है वो आपका स्क्वायर रूट ऑफ AR² + AT²। ठीक है, ये होता है। नाउ द नेक्स्ट हम देखेंगे आपका मोशन इन 2 डायमेंशन। कहने का मतलब ये है कि ये जो सर्कुलर मोशन पढ़ना है वो किस टाइप का मोशन है? ये आपका है 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, वैसे कई सारा होते हैं 2 डायमेंशनल मोशन, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आपका ये है, ठीक है, जो सर्कुलर मोशन है वो आपका मोशन इन 2 डायमेंशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन को एक्सप्लेन किया गया है। तो आप स्क्रीन को पॉज करिए और इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। ठीक है, मैं बढ़ता हूँ आगे, क्योंकि इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। वैसा 1 डायमेंशनल आप खुद पढ़ के समझ सकते हो। ठीक है, 2 डायमेंशनल भी आप समझ सकते हो, 3 डायमेंशनल भी समझ सकते हो। 3 डायमेंशनल जो मोशन है वो नहीं पूछा जाता है, हमें 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन पढ़ना है। 1 डायमेंशन मोशन वो होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो उसको 1 डायमेंशन कहते हैं, और अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेन में चल रही है तो उसको 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन। तो 2 डायमेंशनल मोशन के कई सारे एग्जाम्पल होते हैं। जैसे मान लीजिए एक फ्लाइट का उड़ना इज एग्जाम्पल ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन। हम उसके बाद और भी है, जैसे एक बॉल को आप फेंक देते हो तो बॉल को फेंकते हो तो वो भी 2 डायमेंशनल मोशन है। उसके बाद ये देखिए, ये आपका है ऐसा गेम होता है। ठीक है, इसमें बहुत मज़ा आता है ये करने में। ये मतलब कि इसको क्या तो बोलते हैं, इस गेम का नाम मुझे याद नहीं है। ठीक है, बट ये सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। सो दिस इज सर्कुलर मोशन, दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो सर्कुलर मोशन में देखिए और क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, कहाँ सर्कुलर मोशन दिखता है लाइफ में। जैसे सूर्य जो है, सन एंड प्लैनेट्स, तो इसके बीच जो मोशन होती है वो सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है आपका अर्थ एंड मून। तो अर्थ एंड मून जो होता है ये भी आपका सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल होता है। हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा क्या करती है? चक्कर लगाती है। उसके बाद होता है एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो एटम्स के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस
ये है ना सेंटर, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर काटता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो कैसा मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा। उसके बाद होता है सर्कुलर ट्रैक, एक धावक मतलब रनर दौड़ रहा है, एथलीट्स जो होता है वो दौड़ता है वो क्या करता है, वो सर्कुलर मोशन करता है। उसके बाद सर्कुलर राइड, और ये भी आपका है, ऐसा भी गेम होता है, ये भी आप देखे होंगे, ठीक है। तो ये सब आपका गेम होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये व्यक्ति ऐसे करके, सेंट्रीपिटल फोर्स है, वेलोसिटी है, टेंशन है, ये सारा चीज़, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट आपका काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में क्या क्या है, बहुत सारा चीज़ें। तो बेसिकली जो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में पढ़ना है वो हमें थीटा के बारे में पढ़ना, ओमेगा के बारे में पढ़ना है, v बराबर ओमेगा आर पढ़ना है, ए आर बराबर वी स्क्वायर बाई आर पढ़ना है, मतलब एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है ना। मतलब एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन नहीं, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, फिर आपका एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ये सारा होता है। इन सभी को मिलाकर हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बोल रहा है एंगल ट्रेस्ड बाय द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, एंगल ट्रेस्ड बाय पोजीशन वेक्टर के द्वारा, ठीक है ना, किसी पार्टिकल के द्वारा, पोजीशन वेक्टर के द्वारा किसी पार्टिकल के, ऐसा कह सकते हैं, किसी पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर के द्वारा किसी फिक्स्ड पॉइंट पर जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड इट इज डिनोटेड बाय, जैसे यहाँ पर देखिए ये व्यक्ति जो है यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को उठाकर यहाँ तक ले जाता है, ठीक है। तो ये कैसा पाथ फॉलो किया, कर्व पाथ फॉलो किया। तो यहाँ पर देखिए थीटा फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर देखिए थीटा फॉर्म हो रहा है। तो दिस थीटा इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो उसी तरह से आपका यहाँ पर ये है आपका, तो यहाँ पर देखिए रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट में और ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट में एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि जैसे आपका एंगल होगा, एंगल इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस होता है, ठीक है, यानी थीटा इक्वल्स टू एस बाई आर। नेक्स्ट होता है आपको देखिए फ्रीक्वेंसी, ये हो चुका है, टाइम पीरियड भी हो चुका है, टी इक्वल्स टू 1 बाई एफ इंटू टी इक्वल्स टू 1, न्यू इक्वल्स टू 2 पाई आर बाई टी, ये सारा चीज़ हो चुका है। 2 पाई आर का तो सर्कमफ्रेंस होता है। वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम पीरियड में क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन का मतलब, कहने का मतलब है कि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, और इसकी जो मेजरमेंट होती है रेडियन पर टाइम में होती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँगा एंगुलर वेलोसिटी, सर आपने बताया नहीं, तो ये देखो एंगुलर वेलोसिटी का कैलकुलेशन कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका ओमेगा ए वी मतलब एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, थीटा 1 मान लेते हैं इनिशियल एंगुलर पोजीशन एंड थीटा 2 मान लेते हैं फाइनल एंगुलर पोजीशन। तो डेल्टा थीटा क्या होगा, डेल्टा थीटा होगा आपका थीटा 2 माइनस थीटा 1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम निकालना चाह रहे हैं क्या, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो हम ओमेगा एवरेज जो होगा थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई टी 2 माइनस टी 1 यानी डेल थीटा बाई डेल टी। नेक्स्ट आपका हो गया इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी जो होता है वो होता है डी थीटा बाई डी टी। यहाँ पर देखिए डी थीटा और डिवाइडेड बाई डी टी, ऐसे है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका v बराबर ओमेगा आर। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, तो क्या रिलेशन है, v बराबर ओमेगा आर, ये वाला देखो यहाँ पर v इक्वल्स टू ओमेगा आर, और v इक्वल्स टू हम ऐसा भी लिख सकते हैं r इंटू थीटा बाई 2। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में जो लीनियर वेलोसिटी होती है v इक्वल्स टू एस बाई टी होती है, तो s की जगह पर क्या लिखते हैं, s होता है आर्क होता है, आर्क इक्वल्स टू r इंटू थीटा होता है, ठीक है। तो r इंटू थीटा, तो थीटा बाई टी को हम ओमेगा बोल रहे हैं, तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा हो गया। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है, डिफरेंशियल पार्ट होगा उसका, खैर छोड़ो उसको। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है टेंजेंट के अकॉर्डिंग होता है, तो at जो होता है वो एक्चुअल में dv बाई dt होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कई लोग ऐसे याद रखते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, कई लोग ऐसे याद करते हैं at बराबर dv बाई dt। भाई ये कभी याद नहीं रखना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो v नहीं, आपको vt याद रखना चाहिए जो कि यहाँ पर दिया हुआ आपका, ठीक है। ऐसा क्यों याद रखना चाहिए, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना तो बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है, जैसे a बराबर भी होता है dv बाई dt, तो आपको अगर कहीं मिल जाए ऐसा dv बाई dt और कहीं मिले dvt बाई dt, मतलब कहीं आपको ऐसा मिल जाए और कहीं मिल जाए सिंपली dv बाई dt, तो अगर सिंपली dv बाई dt मिलेगा, अगर ये लिखते हो, ये याद रखते हो, तो इसका मतलब लीनियर एक्सेलरेशन भी हो सकता है। लेकिन अगर हम at बराबर dvt बाई
dt, मतलब ये वाला अगर याद रखते हैं तो इसका मतलब क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, सॉरी एंगुलर एक्सीलरेशन है। ओके, अब देखिए एंगुलर एक्सीलरेशन जो होता है ऐसा, एंगुलर एक्सीलरेशन जो होता है वो आपका ऐसे भी कर सकते हैं, v की जगह पर क्या रख सकते हैं, ओमेगा इंटू आर रख सकते हैं, तो v इंटू ओमेगा इंटू आर, तो इसका मतलब हो गया डी ओमेगा टी, मतलब r इंटू ओमेगा टी, करने का मतलब ऐसा, ऐसे देखो a बराबर हम जान रहे हैं, ए टी बराबर हम जान रहे हैं डी इंटू वी टी और बाई डी टी, तो v की जगह पर क्या ओमेगा रख सकते हैं, तो ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो अंदर क्या बचा, सॉरी डी ओमेगा बाई डी टी ऐसे रख सकते हैं, r क्या है, r रेडियस है और रेडियस क्या है, कांस्टेंट है, तो डी ओमेगा बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, अल्फा लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर एक रिलेशन भी हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मतलब ए टी बराबर हम अल्फा इंटू आर भी याद रख सकते हैं और डी ओमेगा बाई डी टी भी याद रख सकते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी इंटू आर भी याद रख सकते हैं, और क्या याद रख सकते हैं, डी इंटू डी वी टी बाई डी टी, ये सब हम याद रख सकते हैं किसमें, एंगुलर सॉरी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, ए वी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की एक बात बताता हूँ, मतलब जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करती है तो वहाँ पर दो तरह का एक्सीलरेशन होता है, एक होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो कि टेंजेंट की तरफ लगता है, ठीक है, और एक होता है रेडियल एक्सीलरेशन जो ऑलवेज सेंटर की तरफ एक्ट होता है, ठीक है, ये सारा चीज़ तो आप ये याद रखना। नाउ द नेक्स्ट सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जैसे आप देखो अगर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन मान लेते हैं कि आपका ए सी है, इसको हम ए आर भी बोलते हैं, देखो आप कंफ्यूज मत करना, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो होता है उसी को हम लोग रेडियल एक्सीलरेशन भी कहते हैं, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को ही रेडियल एक्सीलरेशन भी कहते हैं। हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है F इक्वल्स टू मान लेते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन की जगह पर कौन सा रखेंगे, सेंट्रीपिटल रखेंगे, तो अगर एक्सीलरेशन की जगह पर सेंट्रीपिटल रखेंगे क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। सो एम वी स्क्वायर बाई आर इज नॉन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि ऐसा F इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, तो यहाँ पर V क्या है, V इक्वल्स टू लिख सकते हैं 2 पाई आर बाई टी, तो यहाँ पर देखिए m इंटू 4 इंटू पाई आर, क्योंकि ऐसा होता है जैसे एम वी स्क्वायर बाई आर है तो V बराबर क्या लिख सकते हो, ओमेगा आर, तो यहाँ पर हो गया m इंटू ओमेगा आर लिख देंगे तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई आर, और ओमेगा की जगह पर आर ने आर को मार दिया, ओमेगा की जगह पर क्या लिख सकते 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई का स्क्वायर होगा 4 पाई स्क्वायर, तो m इंटू 4 पाई स्क्वायर और इंटू हो गया आर, ऊपर उतना हो गया m 4 पाई आर स्क्वायर आर, मतलब ऐसा, और डिवाइडेड बाई नीचे टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको वैसे ही याद होनी चाहिए जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ें अगर याद रखोगे तो आपको बहुत यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा होगा इसका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए ये कुछ रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। कब कब लगता है, जब जब आप इस तरह से एक्ट करते हो, ठीक है, स्पिनिंग ऑफ ए बॉल और ट्विरलिंग अ लाजू, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये बॉल, ये लड़की जो है, ये लड़की क्या कर रही है, ये सुंदर कन्या बॉल को क्या कर रही है, घुमा रही है ऐसे, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स इसके हाथ की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा क्योंकि इसको पकड़ के रखना पड़ रहा होगा। एक कार है, ठीक है, टर्निंग अ कार, टर्न ले रहा है, तो जैसे टर्न ले रहा है तो सेंटर की तरफ उसको एक फोर्स लगेगा और उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। यहाँ पर जैसे देखो कोई 4 व्हीलर आप रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, रोड पे जा रहे हो, आपको एक ऐसा मिल गया, ओवर ब्रिज मिला, ओवर ब्रिज पे जाओगे ना तो 2 शेप का मिलता है ओवर ब्रिज, एक डाउन की तरफ जाता है और एक अप जाता है, तो ये जैसे इसको क्या बोलेंगे, तो जब ये देखिए जब व्हीकल आपका टॉप पोजीशन पे है, मतलब जब ये व्हीकल यहाँ पर है तो यहाँ पर 2 फोर्स लग रहा है, एक नीचे लगेगा आपका mg और ऊपर लगेगा आपका ये ऐसा, ये सॉरी नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट है आपका ऐसा अर्थ है और सन का, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, मतलब सन जो है किसी भी जितने भी प्लैनेट्स हैं सबको अपनी तरफ खींच के रखती है, ठीक है, तो वो जिस फोर्स से खींच के रखती है उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग अराउंड दिस सन, ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जांपल है। गोइंग थ्रू अ लूप ऑन ए रोलर कोस्टर, मतलब सी, दिस इज एग्जांपल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ द नेक्स्ट
आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि एक कार है, ठीक है, कार सर्कुलर पाथ में घूम रही है, तो इसमें ना बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, तो इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक फोर्स अंदर की तरफ लगता है रेड वाला, ठीक है, ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे होता है mv²/r, यहाँ पर देख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सर्कुलर मोशन, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, इसको आराम से करेंगे, ठीक है। बहुत सारे, मैं देखो टोटल मैंने 15 या 16 क्वेश्चन सेट किए हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन आपको खुद ही करना है, ठीक है। मैं बहुत सारा क्वेश्चन स्किप कर दूंगा, ठीक है, एक्सप्लेन करूंगा, स्किप कर दूंगा, तो आपको सोचना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे, ये आपका क्या है कि इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस आर, ठीक है, अगर एक बॉडी जो है किसी सर्किल में मूव कर रहा है जिसका रेडियस आर है विथ कांस्टेंट स्पीड v, तो इट्स एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो क्या होगी। तो यहां पर देखिए हम जानते हैं v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है ओमेगा आर। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी किसको कहते हैं, ओमेगा को कहते हैं, तो ओमेगा को अगर इधर रहने देंगे तो इधर क्या होगा, v/r, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू रेसिंग कार, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, आर मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियाई r1 एंड r2, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, यानी m1 जो है r1 रेडियस वाले सर्किल में मूव कर रहा और m2 जो है वो r2 रेडियस वाले सर्किल में मूव कर रहा है। बोल रहा है क्या, बोल रहा है देयर स्पीड आर सच दैट ईच मेक्स अ कंप्लीट सर्किल इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम t, द रेशियो ऑफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द फर्स्ट टू द सेकेंड कार इज, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं, क्या बोल रहा है कि देयर स्पीड्स आर सच दैट, उनका स्पीड इस तरह से है कि मेक्स अ कंप्लीट सर्किल इन सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम t, ठीक है, द रेशियो ऑफ द एंगुलर स्पीड, तो एंगुलर स्पीड का रेशियो पूछ रहा हूँ, एंगुलर स्पीड क्या होता है, ω1/ω2। अच्छा, तो ω1 क्या होता है, ω1 होता है v1/r1 और ω2 क्या होता है v2/r2। तो अच्छा, क्वेश्चन में v1 और r1 के लिए कुछ लिखा है क्या, सॉरी v1 v2 के लिए कुछ अगर लिखा है तो हम देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, तो हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर क्या होता है, 2π/tv होता है, ठीक है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, द रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर स्पीड, तो एंगुलर स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सेकंड, सॉरी थोड़ा मुझे पानी प्यास लग गया था, ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये पूछ रहा है कि टू रेसिंग कार ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियाई 1, मतलब m1 जो है r1 रेडियस मूव कर रहा है और m2 जो है r2 रेडियस वाले सर्किल में मूव कर रहा है। बोला देयर स्पीड्स आर सच दैट ईच मेक्स कंप्लीट सर्किल इन द सेम टाइम ड्यूरेशन। भैया अगर दो कार मूव कर रही है, दो सर्किल अगर ऐसा है, चाहे मतलब अगर से एक ही टाइम, भले ही रेडियस अलग अलग है लेकिन दोनों को टाइम पीरियड कितना लग रहा है, एक ही सेम टाइम ड्यूरेशन में दोनों कंप्लीट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमें क्या पूछ रहा है, एंगुलर स्पीड। तो ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है या तो v/r हो सकता है या फिर होता है 2π/t। तो ये टाइम पीरियड तो दोनों के लिए सेम है, तो ω1 और बाई ω2 यही पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, ये क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1:1 इसलिए हो जाएगा क्योंकि दोनों का जो टाइम पीरियड है वो सेम लग रहा है, तो टाइम पीरियड सेम लगा तो 2π तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे आपका बनेगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए ये वाला, अ कार मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड मे बी थ्रोन आउट ऑफ द रोड, मतलब एक कार जो है वो हॉरिजॉन्टल रोड पे चल रहा, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल रोड है, इस पे कार चल रही है, ठीक है। तो बोल रहा है कि रोड मे बी थ्रोन आउट ऑफ द रोड, तो ये रोड से बाहर कब चला जाएगा। तो मान लेते हैं रोड आगे चल के सर्किल बनी और ये कार ऐसे चला गया, बाहर चला गया, तो बोल रहा है कि बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द लैक ऑफ सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू द रोलिंग फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट सवाल था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो सवाल है आपका, बोला टू पार्टिकल, इसको थोड़ा जूम करता हूँ,
ये देखिए, हाँ बोला टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस, टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस, टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस आर रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियाई R1 एंड R2। दो पार्टिकल है इक्वल मास का और दोनों दो सर्किल में मूव कर रहा है, एक का रेडियस R1 और एक का रेडियस R2 है, विद द सेम स्पीड, सेम स्पीड से मूव कर रहा है। बोले द रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्सेस, तो भैया हम जानते हैं पहले से कि जो हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है सर, वो F1/F2 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा m1v1 स्क्वायर बाई R1 और डिवाइडेड बाई m2v2 स्क्वायर बाई R2। ठीक है, तो सवाल में देखिए, सवाल में हमें क्या बोला गया है, सवाल में हमें बोला गया है क्या कि टू पार्टिकल्स है इक्वल मास का। ठीक है, तो इक्वल मास है तो m1 m2 तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, और कुछ है दिया हुआ क्या, चलो इक्वल मास है तो v1 स्क्वायर बाई R1 और ये हो जाएगा v2 स्क्वायर बाई R2, और कुछ दिया हुआ क्या R1 R2, द रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्सेस। हाँ ठीक है ना, तो यहाँ पर बोल रहा है टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस आर रिवॉल्विंग इन ए सर्किल ऑफ पाथ रिस्पेक्टिवली विद द सेम स्पीड। अच्छा यहाँ देखिए सेम स्पीड दे दिया, तो भैया सेम स्पीड दे दिया यानी v1 v2 भी क्या हो गया, v1 v2 भी क्या हो गया, सेम हो गया। तो ये देखिए m1 m2 कैंसिल हो जाएगा, v1 v2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अगर ये कैंसिल होता है, अगर ये कैंसिल होता है तो हम क्या करेंगे, अगर ये कैंसिल होता है तो इसको कैंसिल कर दो, इसको भी कैंसिल कर दो, और ये फाइनली क्या हो जाएगा R2 स्क्वायर और डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर। तो हमसे क्या पूछा गया, सेंट्रीपिटल फोर्स का रेशियो पूछा गया, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन हाँ ये देखिए F इक्वल्स टू क्या होता है mv स्क्वायर बाई R, तो F1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा, और F2 इक्वल्स टू क्या होता है, ये हो जाएगा आपका mv स्क्वायर बाई R2, तो ये mv स्क्वायर कट जाएगा तो R2 बाई R1, यानी A इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं एनडीए में, अगर एनडीए सवाल बनाएगी तो ऐसे सवाल बनाएगी। नेक्स्ट है आपका, बोल रहा अब पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इन ए सर्किल, एक पार्टिकल जो है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से सर्किल में मूव कर रहा है, तो ड्यूरिंग द मोशन क्या कंजर्व रहेगा, मतलब क्या होगा, इट्स एनर्जी इज कंजर्व, इट्स मोमेंटम इज कंजर्व, एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ कंजर्व एंड नन ऑफ द अबव इज कंजर्व। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हम जानते हैं कि देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है, आपको ये पहले पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि उसमें क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है, बट ड्यू टू द चेंज ऑफ वेलोसिटी पार्टिकल ऑफ मोमेंटम, मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए मुझे सबको चेक कर लो, एक एक ऑप्शन करके चेक कर लो आप। जैसे एनर्जी की बात की जाए तो एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, तो भैया यहाँ पर बोल रहा है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो कांस्टेंट एंगुलर विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, तो क्या अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो v की जगह हम ओमेगा रख सकते हैं, तो 1/2 इंटू m इंटू ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। तो ये तो पूरा एनर्जी तो कांस्टेंट ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है, अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो रेडियस तो चेंज होगा नहीं और मास भी चेंज नहीं होगा, तो फाइनली ओमेगा पे डिपेंड करेगा, और ओमेगा बोल रहे हैं कि कांस्टेंट है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ, यानी एनर्जी तो कंजर्व होगा ही होगा। तो यानी हमें दूसरा ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ गया, कौन सा ऑप्शन आ गया, एनर्जी इज कंजर्व, यानी पहले ही ऑप्शन पे आ गया। अच्छा आप बोलोगे सर मोमेंटम का भी बता दो, तो मैं आपको बताता हूँ मोमेंटम कंजर्व क्यों नहीं होता है। मोमेंटम क्या होता है, P बराबर होता है m इंटू वी। ठीक है, तो यहाँ पर P बराबर m इंटू वी, तो एक्चुअल में P जो होता है मोमेंटम जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, क्योंकि एनर्जी में क्या होता है, एनर्जी में होता है हाफ mv स्क्वायर, तो यहाँ पर v स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो v स्क्वायर है ये आपका मैग्नीट्यूड लिया गया है, बट यहाँ पर जो है ये मैग्नीट्यूड नहीं है, ये आपका वेक्टर है। तो जैसे ही सर्कुलर मोशन करेगा तो यहाँ पर मान लेते हैं पार्टिकल का स्पीड 2 मीटर पर सेकंड इधर से, तो यहाँ पर जब आएगा तो 2 मीटर पर सेकंड इधर हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा तो 2 मीटर पर सेकंड इधर हो जाएगा। ठीक है, तो हर सेकंड पे उसकी क्या वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन क्या और चेंज हो रही है, तो ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन मोमेंटम विल आल्सो चेंज। ओके, उसको थर्ड ऑप्शन एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ कंजर्व, ये तो होगा ही नहीं, जब ये भी नहीं हुआ ये भी नहीं होता ये नहीं होगा, नन ऑफ द अबव, तो फाइनल आंसर कौन सा हो गया, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बोल रहा व्हेन अ बॉडी मूव्स विथ अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग ए सर्किल,
अगर किसी सर्किल में एक बॉडी अगर मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से, तो क्या होगा, नो वर्क इज डन, नो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी, नो फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। तो देखो यहाँ पर बेटा सबसे पहले बात नो वर्क इज डन, तो वर्क डन के बारे में सोचते हैं सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ तो आपको पता चल गई, यहाँ पर लिखा नो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई बॉडी एक्सेलरेशन ना हो और उसमें मतलब कि वो सर्कुलर मोशन करे, बिना ए आर के कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन नहीं कर सकती है, तो ये तो होगा नहीं, ये सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। नो फोर्स एक्ट, ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई फोर्स नहीं लगे और बॉडी सर्कुलर मोशन कर ले, ये भी नहीं हो सकता। हम वर्क डन के बारे में सोचते हैं, तो वर्क डन कैसे सोचेंगे, मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ पर है ऐसे, ठीक है, और ये पार्टिकल फिर चलकर यहाँ आ गया, तो अभी आप देखो, तो अभी देखो इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट तो आपको थीटा है, तो थीटा का जो डायरेक्शन होता है वो v के डायरेक्शन से ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, तो वर्क डन सोचेंगे तो W बराबर हो जाएगा F इंटू डी इंटू कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये 3D वाला थोड़ा सा बात है, आप यहाँ पर थीटा जो है एक्सियल वेक्टर है, तो थीटा का जो डायरेक्शन होता है एक्सिस के अकॉर्डिंग होगा, मतलब ऐसे समझ सकते हो आप, कोई पार्टिकल अगर यहाँ पर वेलोसिटी ऐसे v वेलोसिटी है और इधर आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है ऐसे AR, तो सेंटर पे एक एक्सिस ऐसे होगा, मतलब कैसे होगा, तो हम उसको क्या देखेंगे, या तो हम ऐसे दिखाते हैं या तो हम क्रॉस से दिखाते हैं, क्रॉस का मतलब इनवर्ड और डॉट का मतलब आउटवर्ड, ठीक है, तो ऐसे दिखाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो एक्सियल वेक्टर है या उसका मतलब अगर एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे, थीटा का डायरेक्शन अगर ऐसे, तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे, ऐसे, तो थीटा मतलब अंदर, तो ये देखो बाहर की तरफ हो या अंदर की तरफ हो, बट इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है, ये मैं कई बार क्लास में बता चुका हूँ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉडी ऑफ मास m मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, एक बॉडी है m मास का जो कि यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बोले द मोशन ऑफ द बॉडी हैज कांस्टेंट, तो बॉडी का जो मोशन होगा वो क्या कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा, मोमेंटम कांस्टेंट होगा। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी तो होगा ही नहीं, अब आते हैं वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी भी क्या होता है, नहीं हो सकता है, तो कांस्टेंट क्या होगा, जब भी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन होगा, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है ए आर जो होता है वो क्या होता है, ए आर जो होती है वो वी स्क्वायर बाई आर होती है, तो आर कांस्टेंट है और वी स्क्वायर तो मतलब मैग्नीट्यूड की बात करता है, जबकि वेलोसिटी लेंगे अगर, तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डी थीटा बाई डी टी, तो वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट नहीं होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता है। तो ये देखो बहुत मजे की बात है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 7, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 है ना, तो एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, तो यहाँ पर बट यहाँ पर ये बात है थोड़ा सा, यहाँ पर देखो एक और बात सोचना पड़ेगा हमें, क्या सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम सोच रहे हैं ए आर के बारे में, तो ए आर मतलब ए सी और ए सी का मतलब वी स्क्वायर बाई आर, लेकिन जब कोई सर्कुलर मोशन करती है तो उसमें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी होता है और ये होता है डी बी बाई डी टी, तो डी बी बाई डी टी ऑलवेज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये होगा ए इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन, वेलोसिटी इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन, मोमेंटम तो ऐसे नहीं हो सकता कि मोमेंटम और पी इक्वल्स टू एम इंटू वी, ये तो पिछले क्वेश्चन में हम लोग देख लिए, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर होगा क्या मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं हो सकता, काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, तो वी स्क्वायर ऑलवेज कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए ये आपका डी इज द करेक्ट ऑप्शन इसका। नाउ द नेक्स्ट, ऑन ए रेलवे कर्व जो होती है, रेलवे कर्व मान लेते हैं ऐसा रेलवे कर्व है, ठीक है, द आउटसाइड रेल इज लेड हायर देन द इनसाइड, है ना, 1, so that resultant force exerted on the wheels of the rail car by the tops of the rail wheel, ठीक है ना, have a horizontal inward component, be vertical equilibrate the centripetal force, and option D is be decreased। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रेलवे के बारे में पूछा गया और रेलवे में ऐसे सवाल कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये देखना है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, 8 में आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपका, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर रेलवे ट्रैक है, तो यहाँ पर जो रेलवे की पहिए होगी उस पर एक फोर्स अंदर लगेगा और एक इसका नॉर्मल लगेगा इस डायरेक्शन, ठीक है, तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है, कंपोनेंट ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और एक इधर हो जाएगा, तो कहने का मतलब एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक क्या होगा, इनवर्ट कंपोनेंट,
तो इनवर्ट कंपोनेंट हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे मान लो आप, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो वर्टिकल तो नहीं होगा, इक्विलिब्रिएट भी नहीं हो सकता है, डिक्रीज तो होगा ही नहीं, ऑलवेज क्या होगा, हैव अ इनवर्ड कंपोनेंट, यानी इसका ऑप्शन ये और इसका ऑप्शन ये, काइनेटिक एनर्जी। नाउ द नेक्स्ट बोल रहा कि अ साइक्लिस्ट टेकिंग टर्न बेंड्स इनवर्ड while a car passenger taking turns is thrown outwards। थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, हाँ अब देखिए, बोल रहा है कि अ साइक्लिस्ट टेकिंग टर्न्स बेंड इनवर्ड while a car passenger taking same turn। मतलब कहने का मतलब, इसका कहने का मतलब ऐसा है, ये कहना चाह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है और इस पर एक कार जा रही है और एक साइक्लिस्ट भी जा रही है, ठीक है। हम पूरा लिखते हैं, कार है और ये साइक्लिस्ट है। तो साइक्लिस्ट टर्न कर ले रहा है लेकिन कार का एक पैसेंजर बाहर चला गया, तो कार का पैसेंजर बाहर जाएगा तो किससे जाएगा, ठीक है। ये फील करने वाली बात है, जाहिर सी बात है कौन सा फोर्स होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। तो यहां पर देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया है, कार इज हैवियर देन अ साइकिल, कार इज हैवियर देन साइकिल, कार हैवियर है, ये गलत है आंसर, ठीक है। उसके बाद कार हैज 4 व्हील्स वाइल सर्कुलर हैज ओनली 2, ये भी गलत है, ठीक है। डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ द टू, दोनों का स्पीड में डिफरेंस है, ये हो सकता है, बट कहने का मतलब ये इसलिए सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है क्योंकि कोई जरूरी नहीं, मतलब हो सकता है कि कार स्लो चल रहा हो, अगर कार स्लो चले तो नहीं गिरेगा ना, पैसेंजर बाहर नहीं फेंकाएगा। तो साइक्लिस्ट हैज़ ए कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये जो चौथा ऑप्शन है ये सेटिस्फाई कर सकता है, चौथा ऑप्शन, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन क्या है देखिए, चौथा ऑप्शन जो है बोला कि साइक्लिस्ट हैज काउंटर एक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाइल इन केस ऑफ द कार ओनली पैसेंजर इज थ्रोन बाय दिस फोर्स, ठीक है। कहने का मतलब है जो आपका जो साइक्लिस्ट है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ बैलेंस। देखो बेटा एक बात याद रखना, आप लोग क्या याद रखोगे, हमें जब भी हम सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें एक बात याद रखना चाहिए, इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूँ, ऑलवेज क्या याद रखना कि जब भी कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है और अगर ये आराम से चल रही है, इसका मतलब है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है Fr और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है F, सिंपली F मान लो या Ft कह लो इसको, ये दोनों फोर्स जब तक इक्वेट नहीं होगा, ठीक है। रियल में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ना वो Ft नहीं होता है, Ft टेंजेंशियल हो जाता है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को आप ऐसे समझो कि जब एक फोर्स जब अंदर की तरफ लगता है mv²/r, तो इसी का जस्ट अपोजिट साइड में जो दिखता नहीं है बट वो लगता है mv²/r, ठीक है। तो ये फोर्स इसको बैलेंस करता है। तो सेंट्रीपिटल नाम दोनों का अलग अलग है बट थोड़ा सा यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग है। अब देखो कई लोग इसको स्यूडो फोर्स समझते हैं, आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को स्यूडो फोर्स मत समझना क्योंकि स्यूडो फोर्स अलग है, ठीक है। स्यूडो फोर्स जो है वो अलग ही फोर्स है और यहाँ पर क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये अलग फोर्स है, उसके जैसा समझ सकते हो बट वो नहीं समझना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स साइक्लिस्ट ने बैलेंस कर दिया तो वो पार हुआ, मतलब अच्छे से चल गया, और जो कार था उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा था, मतलब पैसेंजर जो है बैलेंस नहीं कर पाया तो वो कहाँ चला गया, बाहर चला गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका क्या है, द एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है, मेकिंग 120 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो यहां पर देख सकते हैं कि 1 मिनट में 120 रिवोल्यूशन कंप्लीट करना है, यानी 60 सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन कर रहा है, 120 रिवोल्यूशन। अच्छा एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल बनेगा, 2 पाई, तो 120 में कितना बनेगा, इतना एंगल बनेगा। तो 1 सेकेंड में कितना बनेगा, तो 1 सेकेंड में बन जाए 120 इंटू 2 पाई और डिवाइडेड बाई 60। तो 60 ने 120 को मार दे 2 बार में, 2 इंटू 2 यानी 4 पाई, यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो यहाँ पर ये भी बहुत मजे की बात है। नाउ द नेक्स्ट देखिए, अब ये देखिए बहुत थ्योरेटिकल सवाल है, ऐसे सवाल भी कभी कभी पूछ देते हैं। बोल रहा है क्या, अ टैकोमीटर इज ए डिवाइस टू मेजर, टैकोमीटर क्या मेजर करता है, तो सर्कुलर मोशन का ये क्वेश्चन है, बट जब एग्जाम में आएगा तो उस समय ये पता नहीं चल पाता है कि ये क्वेश्चन सर्कुलर मोशन से ही पूछा गया। कई लोग इसको जीएस का क्वेश्चन समझेंगे,
कई लोग इसको समझेंगे कि अच्छा ये क्वेश्चन तो पता नहीं ग्रेविटेशन से लिया गया, कई लोग ऐसे समझेंगे, ठीक है। बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो टैकोमीटर होता है वो स्पीड ऑफ द रोटेशन को मेजर करता है, इसलिए मैंने इस चैप्टर में डाला है, ठीक है। टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, टेंशन इन स्प्रिंग ये भी नहीं होगा, ग्रेविटेशनल पुल तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को आप समझिए, यहाँ पर क्या करिए, इस चीज़ को आप समझिए। तो जैसे ही आप इस चीज़ को समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर जो हमारा इस क्वेश्चन को आंसर, मतलब टैकोमीटर जो है वो किस चीज़ को मेजर करता है, स्पीड ऑफ द रोटेशन को, मतलब कितने स्पीड से रोटेट कर रही है उसको। देखिए ये क्वेश्चन है, अ रोड ऑफ 10 मीटर वाइड एक रोड है जिसकी चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर है, ठीक है। बोल रहा है इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 50 मीटर, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ये दिया 50 मीटर, ऐसा यूनिट में कोई दिक्कत नहीं है। द आउटर एज इज अबव द लोअर एज बाई अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर। तो जो आउटर एज है वो लोअर एज से के ऊपर है, ठीक है। दिस रोड इज मोस्ट सूटेड फॉर द वेलोसिटी, तो किस वेलोसिटी के लिए ज़्यादा सुटेबल होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा मतलब न्यूमेरिकल टाइप है, तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, इसको आप सॉल्व करिए, ठीक है। नहीं बनेगा आप व्हाट्सअप करिए या कमेंट करिए, मैं इसका सॉल्यूशन आपको PDF सेंड कर दूंगा, ठीक है, या फिर मैं लिख के आपको सॉल्यूशन कर दूंगा। क्वेश्चन क्या है, और रोड है 10 मीटर की चौड़ाई एक रोड है, 10 मीटर चौड़ी एक रोड है, और वो रोड जो है कर्व्ड रोड है, ठीक है। और इस कर्व्ड रोड की जो रेडियस है वो कितनी है, 50 मीटर दिया हुआ है, 50 मीटर इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू 50 मीटर, और ये रोड की चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर है। तो बोल रहे हैं कि जो आउटर एज होगा, मतलब ये वाला एज, जो आउटर एज होगा वो क्या हो रहा है, अबव द लोअर एज बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर। बोला दिस रोड इज मोस्ट शूटेड फॉर द वेलोसिटी, किस वेलोसिटी के लिए सुटेबल होगा, ठीक है। तो ये आप करें खुद से। नेक्स्ट, ठीक है, हाँ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अंडर द एक्शन ऑफ अ सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस आर, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज, ठीक है। तो बोल रहा है कि कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर ऑर्बिट में अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स, सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स बोला है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस आर, वो जो है सेंट्रीपिटल फोर्स जो है डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बोला द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज, तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल किसके, तो हम जानते हैं क्या, सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है वो क्या होता है, mv²/r होती है, ठीक है। तो यहां पर देखिए किसकी बात क्या है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल बोल रहा है, तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल यहां पर क्या होगा यही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप सोचिए और बताइए स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए छोड़ता हूं। तो यहां से आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो पार्टिकल है वो कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इसमें देखिए जब ये जो क्वेश्चन आता है ना, मतलब कई लोग इस क्वेश्चन को देखिए, इसका एक ग्राफ के टाइप का भी क्वेश्चन आता है, जो मैंने आपको मोशन इन वन डायमेंशन में बताया था, एनडीए में पूछा हो ये सवाल, ठीक है। एनडीए में क्या पूछा था एक बार, ये रेडियस है और ये एक्सेलेरेशन है, तो बोल रहा था कि इसके बीच का कौन सा रिलेशन सही होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम रेडियस बढ़ाएंगे तो देखिए एक्सेलेरेशन क्या होता है, v²/r होता है, तो v तो कांस्टेंट है, तो एक्सेलेरेशन यहाँ से हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ठीक है। तो जब ये एक्सेलेरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, सॉरी हाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो इसका मतलब ये है कि रेडियस को अगर बढ़ाएंगे तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, घटेगा, यानी ये ग्राफ इस तरह से आएगा, ऐसे जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा एक्सेलेरेशन क्या होगा, घटेगा। आई बात समझ, तो दिस इज डिक्रीजिंग, तो ऐसे आएगा। बट यहाँ पर एक्सेलेरेशन के बारे में पूछा ही नहीं, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर गया, एक्सेलेरेशन के बारे में नहीं पूछा, क्या पूछा, स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो हमें देखिए, हमें पता है कि फोर्स जो होता है वो आपका होता है mv²/r, तो अगर मैं इसी को मान लेता हूँ, मतलब हमसे क्या पूछा, स्पीड के बारे में पूछा, तो क्या मैं इसको ऐसा मान सकता हूँ कि अगर ये क्या है
एम वी स्क्वायर, ये तो ऑलवेज कांस्टेंट हो जाएगा, तो एम वी स्क्वायर कांस्टेंट है, तो यानी ये फाइनल क्या है, के बाई आर है। तो के बाई आर अगर इसको मतलब के कांस्टेंट मान लिया, तो यहाँ पर देखिए आर और आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर स्पीड के बारे में पूछा गया, तो जो वेलोसिटी होगा तो आर, वेलोसिटी में तो आर है ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर टू द पावर 0। यानी कि वेलोसिटी को कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर देखिए अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है तो पार्टिकल को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उसका रेडियस बड़ा है या छोटा है, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से पे डिपेंड करेगा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पर जो है स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड ऑफ द पार्टिकल जो है वो रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ आर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि सर्टेन न्यूट्रॉन स्टार्स आर बिलीव टू रोटेटिंग अबाउट 1 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो कुछ न्यूट्रॉन है, ऐसा बिलीव्ड है, लिखा है, माना गया है, मान लिया गया है कि ऐसा मान लिया गया कि न्यूट्रॉन जो है वो 1 रिवोल्यूशन पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो इन सच अ स्टार हैज़ अ रेडियस ऑफ 20 किलोमीटर, इन सच अ स्टार हैज़ अ रेडियस ऑफ 20 किलोमीटर, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द इक्वेटर ऑफ द स्टार विल बी। तो इक्वेटर पे कितना क्या होगा, इक्वेटर पे कितना, हाँ, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द इक्वेटर ऑफ द स्टार विल बी, ठीक है। तो इक्वेटर पे कितना एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, तो हम इससे भी निकाल सकते हैं, ओके। हाँ, तो अगर ये वी स्क्वायर बाई आर होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, वी की जगह पर ओमेगा आर लिख सकते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई आर, तो आर ने आर को मार दी तो ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर। अब देखिए रेडियस आपको दिया हुआ 20 किलोमीटर रेडियस दिया हुआ है, और ओमेगा की वैल्यू दी है 1 रिवोल्यूशन पर सेकंड, ठीक है, ओमेगा कितना दिया हुआ है 1 रिवोल्यूशन पर सेकंड। तो ओमेगा की जगह पर रख सकते हैं 4, ओमेगा की जगह पर क्या रखेंगे 2 पाई एन रख सकते हैं, तो 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए क्योंकि ना यहाँ पर एक्चुअल में जो ये है ना 1 रिवोल्यूशन पर सेकंड जो है ये जो दिया हुआ है ये एक्चुअल में आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है, और ये क्या दिया हुआ है, ये आपका आर दिया हुआ है, तो आर की वैल्यू 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर को हम मीटर बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ये कितना हुआ है 1 रिवोल्यूशन पर सेकंड, इसको बदलने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर, तो वी बराबर ओमेगा आर, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, और ओमेगा की जगह पर कितना हो जाएगा 2 पाई आर, सॉरी 2 पाई एन, 2 पाई एन इसका होल स्क्वायर और इंटू आर हो जाएगा, तो 2 इंटू पाई इंटू एन की जगह पर 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और आर की जगह पर कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर 20 इंटू 10 टू द पावर 20 इंटू 10 टू द पावर 3, तो 22 जा 40, तो 40, ठीक है, अरे यहाँ सॉरी यहाँ पर 2 पाई का स्क्वायर यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 इंटू 20 मिलकर हो जाएगा 80 पाई और इंटू 10 टू द पावर 3, यानी हम कह सकते हैं कि जो आंसर होगा वो 8 इंटू पाई और इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। फिर से देख लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो 1+2 हो गया आपका ओमेगा स्क्वायर आर था, ओमेगा की जगह मैंने रखा 2 पाई एन, तो इसका स्क्वायर हो गया, तो आर ऐसे रह गया, तो 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर और एन स्क्वायर का वैल्यू 1 और आर की वैल्यू कितनी 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर को मीटर बदलेंगे 20 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है, तो 4 2 जा 8, तो 8 मतलब ये हो गया 8 इंटू पाई स्क्वायर और इंटू 10 टू द पावर 4, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो पाई का वैल्यू देखिए, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 होता है, तो मेरा जो आंसर आया है 8 इंटू पाई इंटू 10 टू द पावर 4 इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, बट ऑप्शन में ऐसा कहीं पर दिया हुआ नहीं है, ऑप्शन में कितना है 8 इंटू 10 टू द पावर 5, तो देख लो ये पाई स्क्वायर था, तो पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 होता है, तो 3.14 उसका स्क्वायर करो कितना होता है 3 का स्क्वायर 9 होता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, इसको पाई स्क्वायर को हम 10 मान सकते हैं, अगर पाई स्क्वायर को 10 मान लेंगे तो कितना 8 इंटू 10 टू द पावर 5 हो जाएगा, ये मीटर पर सेकंड, ठीक है।
मैं थोड़ा ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ शायद, बट आपको समझ लेना चाहिए, आप लोग हैबिचुएटेड हो मेरे लैंग्वेज का। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि अ मोटरसाइकिल इज गोइंग ऑन ओवर ब्रिज ऑफ रेडियस। ठीक है ना, ओवर ब्रिज ऑफ रेडियस आर होना चाहिए। बोला द ड्राइवर मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, ड्राइवर क्या कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ है, इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है, थोड़ा तो डाउट है इसमें। हाँ, ये देखिए मैंने पॉज किया था, मैं क्वेश्चन चेक कर रहा था क्वेश्चन सही है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए रेडियस के बाद यहाँ पर आर छूट गया है, रेडियस के बाद आर लिख दीजिएगा। बोला द ड्राइवर मेंटेन्स अ कांस्टेंट स्पीड। ड्राइवर क्या कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कर रहा है। बोल रहा है एज द मोटरसाइकिल इज असेंडिंग टू द ओवर ब्रिज नॉर्मल फोर्स ऑन इट। तो नॉर्मल फोर्स क्या होगा यही पूछ रहा है कि जैसे जैसे ड्राइवर जो है ऊपर चढ़ेगा तो नॉर्मल फोर्स क्या होगा, नॉर्मल फोर्स क्या होना चाहिए, नॉर्मल फोर्स क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अब ये कैसे होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। मान लिया जाए कि ये कोई आपका सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, और ये सर्कुलर ट्रैक है और कार हो या मोटरसाइकिल हो, तो ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, तो किसी समय पर, किसी इंस्टेंट पर मान लेते हैं इसका जो नॉर्मल है वो इधर है आर। ठीक है, और अगर इधर नॉर्मल है तो इसका एम जी किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। और अगर एम जी नीचे तरफ लगेगा तो यहाँ पर देखिए ये एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एम जी कॉस थीटा। और इधर और कोई फोर्स लगेगा क्या, ठीक है, नहीं लगेगा। तो ऊपर के डायरेक्शन में एम बी स्क्वायर बार। तो हमारे पास जो कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखिए नॉर्मल के बारे में पूछा गया, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा। नॉर्मल क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा, ये तो होगा ही। और इस डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा, दैट इज कॉल्ड एम बी स्क्वायर बाई आर। यानी जो हमारा नॉर्मल होगा, वो हमारा नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो कैसा होगा। आप यहाँ पर देखिए सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक ऐसा है, ठीक है, तो इस पॉइंट पर एम जी नीचे लग रहा है और इधर क्या लग रहा है, ये थीटा है मान लेते हैं। तो ये हो गया आपका एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा, और ये लग रहा है आपका आर, और ऊपर के डायरेक्शन में ही लग रहा है आपका क्या, एम वी स्क्वायर बाई आर। यानी ऊपर हो गया आपका आर प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर एंड दिस इक्वल्स टू एम जी हो गया। ठीक है, एम जी कॉस थीटा जो भी है। तो जब हम आर की वैल्यू लिखेंगे, किसकी वैल्यू लिखेंगे, आर की वैल्यू, तो जब आर को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आर की जो वैल्यू होगी वह कुछ ऐसा हो जाएगा, आर इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा, तो पहले से लग रहा था एम जी कॉस थीटा, और इसमें क्या माइनस हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा माइनस। तो देखिए हमें पूरे में देखिए मास कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, वी कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, सब कांस्टेंट, तो डिपेंड किस पे कर रहा है, सिर्फ कॉस थीटा पे। तो अगर हम ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, तो अभी जब ये पार्टिकल यहाँ पर था तो यहाँ पर ऐसे थीटा लग रहा था, लेकिन जब ये पार्टिकल यहाँ पर चला जाएगा तो थीटा क्या होगा, थीटा तो डिक्रीज हो जाएगा ना। तो जरा सोचिए, थीटा अगर घट रही है तो कॉस थीटा क्या होगी, अगर थीटा घटती है तो कॉस थीटा क्या होती है, बढ़ती है। तो कॉस थीटा जब बढ़ेगा तो यानी ऊपर जब जाएगा तो कॉस क्या होगी, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये वाला वैल्यू बढ़ेगा, तो जब ये वैल्यू बढ़ेगा तो इसमें से मतलब ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इंक्रीजेज। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज, नॉर्मल फोर्स इंक्रीजेज। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था लास्ट में, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या था, अ रोड ऑफ 10 मीटर वाइड। ठीक है, 10 मीटर चौड़ी एक रोड है, इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक फार्मूला हमारे पास था, वो टेन थीटा था। तो टेन थीटा बराबर कितना था, वी स्क्वायर बाई आर जी। इस फार्मूला से ये बन जाएगा, और वी स्क्वायर बाई आर जी की जगह पर हम क्या लगा देंगे, ये हाइट मतलब एच बाई एल हो जाएगा। ठीक है, और एच बाई एल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें वी निकालना है, तो वी यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा वी, ये आर जी ऊपर चला जाएगा, तो आर जी एच और डिवाइडेड बाई एल, और ये इधर वी स्क्वायर था, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आर हमें पता है, आर हमें पता है 50 मीटर, जी भी पता है 10, जी का वैल्यू 10 ले लेंगे, एच भी पता है और एल भी पता है, ये सब कुछ पता है, सबका वैल्यू रख दोगे तो आपको आ जाएगा 8.5 मीटर पर सेकंड, ऐसे मीटर पर सेकंड, यानी डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आज का लेक्चर था आपका। ठीक है, मैं अगर देखता हूँ आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो मैं इस पर असाइनमेंट आपको दूंगा। और अगर अच्छा नहीं लगा है या कहीं पर कोई डाउट है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7870184583, इस पर आप व्हाट्सअप करिए। अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी डाउट है, समझ में नहीं आया या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप इसको क्या करिए, सॉल्व करिए। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जब आप अच्छे से देखोगे। अच्छा एक और बात, अगर ये लेक्चर अगर आपको फास्ट लग रहा है,
फास्ट लगा होगा। तो आप क्या करना ना, स्पीड को कम करके देखो या फिर आप पॉज करके देखिए, थोड़ा सा देखिए सुनिए उसके बाद पॉज कर दीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये फास्ट ट्रैक है तो फास्ट ही बोलूँगा। ओके, तो आज के इसी के साथ आज का लेक्चर मैं समाप्त करता हूँ। ओके, थैंक यू।